नमस्ते बच्चों, कैसा है आप सभी का स्वास्थ्य। आज मैं आपको प्रबंध के उद्देश्य और प्रबंध की प्रकृति के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। इससे पहले ऑनलाइन कालांश में मैंने प्रबंध का परिचय और प्रबंध की विशेषताएं बताई थी। प्रबंध का उद्देश्य उद्देश्यों में पहला बिंदु आता है उचित मूल्य पर वस्तुओं और सेवाओं का वितरण करना। अब इसमें उचित मूल्य है। उचित मूल्य वह मूल्य होता है जिसमें लागत और लाभ सम्मिलित हो। उचित मूल्य का निर्धारण करते समय वस्तु की लागत कितनी आई, लागत पर कितना प्रतिशत लाभ हमें लेना है, इन सब को ध्यान में रखकर उचित मूल्य पर वस्तुओं और सेवाओं का वितरण करना। वितरण यानी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। किसी एक ही स्थान पर अत्यधिक मात्रा में वस्तुओं का भंडारण नहीं हो। जिस क्षेत्र में वस्तुओं की कमी है उस क्षेत्र में वस्तुओं का वितरण करना। उद्देश्य में दूसरा बिंदु आता है कर्मचारी, उद्यमी और प्रबंधकों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखना। यह शब्द आया है आकांक्षा। कर्मचारी और प्रबंधकों की आकांक्षाएं होती है। कर्मचारी प्रबंधकों से क्या चाहते हैं, उनकी क्या इच्छाएं हैं, प्रबंधक कर्मचारियों से क्या आकांक्षाएं रखते हैं, उद्यमी कर्मचारियों की क्या आकांक्षाएं हैं। आकांक्षाएं का मतलब प्रबंधक कर्मचारी से क्या क्या चाहता है, क्या क्या कार्य चाहता है, कैसे कार्य करना चाहता है, कौन सा कार्य होगा, ये सभी एक दूसरे के यहाँ जो वर्क दिए गए हैं उन सभी की आकांक्षाएं होती है। बिना आकांक्षाओं के प्रबंधक कर्मचारी से क्या कार्य करवाएगा। आकांक्षाओं की भूमिका बांध लेनी चाहिए। क्या क्या कार्य कर्मचारियों से करवाना है, पहले से ही कार्य का नियोजन बना लेना। अगला बिंदु लाभ अर्जित करना। लाभ अर्जित संस्था और व्यापार की संस्था दोनों के लिए आवश्यक है। लाभ के बिना संस्थाएं अधिक समय तक, दीर्घकालीन समय तक अपना कार्य नहीं कर पाती। लाभ किसी भी संस्था का एक तरह से रक्त कह सकते हैं। संस्था की संपूर्ण गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियां है या अनार्थिक गतिविधियां है, लाभ के बिना वो पूर्ण नहीं होती। रोजगार सुरक्षा प्रदान करना। रोजगार की सुरक्षा कि यहाँ पर कर्मचारी स्थायी रूप से ज़्यादा समय तक काम करेंगे, इस तरह की सुरक्षा दिलाना। कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देना,
आवास की सुविधा, चिकित्सा की सुविधा, पेंशन की सुविधा, ये सब सुविधाएं, आने जाने के लिए वाहन उपलब्ध करवाना, ये सब रोजगार सुरक्षा में आता है। कर्मचारी भी ये सोचते हैं कि यहाँ पर मैं सुरक्षित हूँ, मेरा कार्य यहाँ पर सुरक्षित है, मैं यहाँ पर अच्छा अनुभव कर रहा हूँ, मेरे को यहाँ कार्य करने में बड़ा ही आनंद आता है। इस प्रकार की सुरक्षा यहाँ पर प्रदान होनी चाहिए। आगे बिंदु आता है संसाधनों में गुणवत्ता बनाए रखना। यहाँ पर दो बिंदु है, संसाधन और गुणवत्ता। संसाधन, साधन से संसाधन, साधन तो होते हैं लेकिन जब उनका हम प्रयोग करेंगे तब उनको संसाधन कहते हैं। साधन तो बहुत है, यातायात के साधन है, सब तरह के साधन है, लेकिन जब हम इनका उपयोग करते हैं ना तो हम उसको संसाधन कहते हैं। तो संसाधन पहला आता है मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन, देश की जनसंख्या को मानवीय संसाधन कहते हैं, लेकिन सभी जनसंख्या मानवीय संसाधन में नहीं आती। देश की वह जनसंख्या जो कार्य कर सकती है, जैसे 20 या 25 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति जो कार्य करने में सक्षम हैं, अपना कार्य कर पाते हैं, उनको हम मानवीय संसाधन कहते हैं। भारत विश्व में जनसंख्या के दूसरे स्थान पर अपना महत्व रखता है। यहाँ पर मानवीय संसाधन खूब है, इसी कारण क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है। भारत के लोग विश्व के सभी देशों में अपना कार्य करने के लिए जाते हैं। दूसरे देशों में मानवीय संसाधन कम है, यहाँ भारत में मानवीय संसाधन अधिक है। संसाधन आता है दूसरा भौतिक संसाधन, भौतिक वस्तुएं कि जहाँ पर हम कार्य करते हैं और वहाँ पर हमें जो कार्य करने के लिए उपकरण, वस्तुएं, सामग्री, ये सब जो मिलती है ना, उनको भौतिक संसाधन कहते हैं। भौतिक संसाधनों का उपयोग मानव ही करता है। भौतिक संसाधन, भौतिक वस्तुएं, कंप्यूटर पर काम करते हैं, कंप्यूटर भौतिक संसाधन में आता है। उसको कार्य करेगा मानव, मनुष्य या मानव जो है वो मानवीय संसाधन में आता है। भौतिक संसाधन पड़े रहेंगे यदि आपके पास में मानवीय संसाधन नहीं है। गुणवत्ता, गुणवत्ता किस्म, वस्तुओं का मानक। गुणवत्ता, वस्तुओं की किस्म, वस्तु किस तरह की है, वस्तु स्टैंडर्ड की है या नहीं, वस्तुओं का मानक, एक मानक तय करना कि इस मानक से तक हम वस्तुएं बनाएंगे, इस मानक तक यानी इतनी अच्छी बनाएंगे, उनका एक मानकीकरण तय कर लेना, ये आता है गुणवत्ता। वस्तु अधिक गुणवत्ता की होगी वो वस्तु अधिक मात्रा में बिकेगी। वस्तुओं की किस्म और वस्तुओं का मानक तय करना, ये सब गुणवत्ता बनाए रखना में आता है। तो संसाधनों में गुणवत्ता बनाए रखना, मानवीय संसाधन में, भौतिक संसाधन में, वस्तुओं की किस्म में, वस्तुओं के मानक में गुणवत्ता या संतुलन बनाए रखना। तो बच्चों, प्रबंध के उद्देश्य हम पढ़ रहे हैं। पहला बिंदु आपने पढ़ा है उचित मूल्य पर वस्तुओं और सेवाओं का वितरण। दूसरा, कर्मचारी, उद्यमी और प्रबंधकों की आकांक्षाओं का ध्यान में रखना, लाभ अर्जित करना, रोजगार सुरक्षा प्रदान करना, संसाधनों में गुणवत्ता बनाए रखना। अगला बिंदु आता है
पर्यावरण को बनाए रखना। पर्यावरण को ध्यान में रखना। अपनी जो वस्तु बनती है वो वस्तु पर्यावरण को ध्यान में रखकर बनानी चाहिए। पर्यावरण को ध्यान में रखकर बनाते हैं, उस वस्तु के ऊपर एक हरा चिन्ह लगाते हैं कि भाई ये वस्तु पर्यावरण के अनुकूल है। पर्यावरण को ध्यान में रखकर वस्तुओं का निर्माण करना। तो बच्चों हमने पढ़े हैं प्रबंध का उद्देश्य। ये सब आप अपने नोटबुक में, अपनी कॉपी में लिखें। जितने भी बिंदु मैं लिखवा रहा हूँ पूर्व के कालांशों में जो मैंने बिंदु लिखा है उनको भी आप अपनी नोटबुक में नोट करें। अगला प्रकरण हम पढ़ते हैं प्रबंध की प्रकृति। प्रबंध की प्रकृति, प्रबंध का नेचर, प्रबंध का नेचर। प्रबंध की प्रकृति क्या है, प्रबंध का स्वभाव क्या है। हम प्रबंध की प्रकृति में पहला बिंदु पढ़ते हैं, प्रबंध विज्ञान के रूप में। प्रबंध विज्ञान के रूप में। विज्ञान प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। समस्याओं के क्रमबद्ध अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। इसी तरह प्रबंध में जो समस्याएं आती है उन समस्याओं को भी क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। समस्याओं का अध्ययन करने के बाद प्रबंध के सिद्धांत बनते हैं, प्रबंध के नियम बनते हैं। जिस तरह विज्ञान में नियम और सिद्धांत बनते हैं, कब बनेंगे? जब हम उसका क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। तो प्रबंध में भी समस्याओं को क्रमबद्ध सुलझाया जाता है, इसलिए हम प्रबंध को विज्ञान की श्रेणी में मानते हैं। प्रबंध कला के रूप में। कला अनुभव से आती है। कला को प्राप्त करना है तो अनुभव काम आता है। कला सृजनात्मकता है, कला विचारात्मक है। चित्रकार को चित्र बनाना आता है, अच्छी तरह से बना लेता है चित्र, प्रकृति का चित्र बनाए, आकाश का चित्र बनाए, क्योंकि उसमें सृजनात्मकता है। तो हम पढ़ते हैं प्रबंध एक कला के रूप में। कला के रूप में जो प्रबंधक को काफ़ी कार्य करते अनुभव मिल गया तो हम कह सकते हैं कि उसमें प्रबंध की कला आ गई। प्रबंध एक कला के रूप में, कला अनुभव से मिलती है। प्राचीन समय में जो कर्मचारी ज़्यादा समय तक काम करता उसको बहुत सारा अनुभव मिल जाता। अनुभव मिलने के बाद में वो उसमें निपुणता आ जाती और वो प्रबंध के कार्य करना शुरू कर देता। तो हमने पढ़ा प्रबंध कला के रूप में। अगला बिंदु प्रबंध पेशा के रूप में। पेशा क्या है? पेशा प्रशिक्षण है। प्रशिक्षण शब्द प्रे और शिक्षण से मिला, प्रे और शिक्षण से मिलकर बना है। विद्यार्थी अभी शिक्षण करते हैं। क्या करते हैं? शिक्षण। विद्यालय स्तर पर, महाविद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों के द्वारा शिक्षण किया जाता है। जब वो विद्यार्थी अलग अलग क्षेत्र में ट्रेनिंग के लिए जाते हैं
तो ट्रेनिंग उनका प्रशिक्षण कहलाती है। चिकित्सक का प्रशिक्षण, अध्यापक का प्रशिक्षण, इंजीनियर अभियंता का प्रशिक्षण, चार्टेड अकाउंटेंट का प्रशिक्षण, ये सभी पेशे के रूप में आते हैं। पेशे के रूप में आने वाले अध्यापक, अभियंता, वकील, सनद लेखाकार, अभियंता, अध्यापक, अभियंता, वकील, सनद लेखाकार, चिकित्सक, ये सभी पेशेवर श्रेणी में आते हैं। इनका कार्य पेशा है, ऑक्यूपेशन है। ये अपने कार्य के प्रति समर्पित होते हैं। ये व्यक्ति सभी अपने कार्य के प्रति समर्पित होते हैं, इसलिए प्रबंधक एक पेशा के रूप में आता है। अब थोड़ा बहुत भी मैं यहाँ और बता देता हूँ। वर्तमान समय में प्रबंधक को प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्तमान समय में प्रबंधक को प्रशिक्षण देते हैं और प्रशिक्षण देने के बाद में प्रबंध पेशा की श्रेणी में आता है। तो पेशेवर व्यक्ति कौन कौन से हैं, एक बार मैं वापस बताता हूँ। पेशेवर व्यक्ति अध्यापक, अभियंता, वकील, सनद लेखाकार, चिकित्सक, प्रबंधक और भी बहुत सारे पद वाले व्यक्ति हैं जो पेशेवर श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ये सभी प्रशिक्षण लेते हैं। क्या लेते हैं? प्रशिक्षण। इसलिए प्रबंधक, आजकल प्रबंधक बनाए जाते हैं, इसलिए प्रबंधक पेशा की श्रेणी में आता है। अगला आता है प्रबंधक बहुविधा के रूप में। बहु का मतलब अनेक, विधा का मतलब ज्ञान, जानकारी। विधा का मतलब ज्ञान और जानकारी। प्रबंधक को अनेक विषयों का ज्ञान होता है। प्रबंधक को अनेक विषयों का ज्ञान होता है। प्रबंध बहुविधा के रूप में जाना जाता है। अब ये जानकारी और ज्ञान हमें शास्त्र से मिलता है। शास्त्र से मिलता है। समाज शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, मानव शास्त्र, मनोविज्ञान शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, ये अनेक विधाएं हैं। अनेक ज्ञान प्राप्त करने के अलग अलग शाखाएं हैं, इसलिए प्रबंध बहुविधा के रूप में आता है। एक प्रबंधक को अर्थशास्त्र का ज्ञान भी आवश्यक है। एक प्रबंधक को मानव के स्वभाव, मनोविज्ञान में मानव के स्वभाव का अध्ययन होता है, इसलिए प्रबंधक को मनोविज्ञान की भी थोड़ी बहुत जानकारी जरूरी है। इसलिए प्रबंध बहुविधा के रूप में आता है। तो हम पढ़ रहे हैं प्रबंध की प्रकृति, प्रबंध विज्ञान के रूप में, प्रबंध कला के रूप में, प्रबंध पेशा के रूप में, प्रबंध बहुविधा के रूप में। पांचवा बिंदु आता है, इसी के आगे पांचवा बिंदु है प्रबंध सार्वभौमिक रूप में। यहाँ शब्द आया है सार्वभौमिक। प्रबंध की विशेषताएं पढ़ाते समय मैंने बताया था प्रबंध सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। सभी स्थानों पर, सभी देशों में इनका प्रयोग होता है, लेकिन हाँ, देश की परिस्थितियों के अनुसार उसमें कुछ बदलाव आवश्यक हो जाता है। तो प्रबंध सार्वभौमिक रूप में, यूनिवर्सल सार्वभौमिक। अमेरिका में प्रबंध के सिद्धांत
को मूल रूप से है जैसे भारत में प्रयोग नहीं हो सकता, क्योंकि भारत में परिस्थितियों के अनुसार उसमें कुछ परिवर्तन आवश्यक है। प्रबंध के सिद्धांत लचीले हैं, प्रबंध के नियम लचीले होते हैं, परिस्थितियों के अनुसार उसमें परिवर्तन करना पड़ता है। मानव का स्वभाव भी अलग अलग देशों में अलग अलग है, इसलिए प्रबंध के सिद्धांतों में परिवर्तन करना पड़ता है। ज्ञान का हस्तांतरण, विज्ञान के नियम सार्वभौमिक है। विज्ञान के नियम सभी पृथ्वी पर सार्वभौमिक है, क्योंकि विज्ञान के नियम समस्याओं के क्रमबद्ध अध्ययन के बाद ही पता चलते हैं। विज्ञान के नियम सार्वभौमिक है, प्रबंध भी सार्वभौमिक है। प्रबंध तो यहाँ होता है, लेकिन सिद्धांत में परिवर्तन करना पड़ता है। प्रबंध के सिद्धांत बड़े लचीले होते हैं, इसलिए प्रबंध सार्वभौमिक रूप में तो हमने पढ़ा है प्रबंध की प्रकृति, प्रबंध विज्ञान के रूप में, कला के रूप में, पेशा के रूप में, बहुविधा के रूप में, प्रबंध सार्वभौमिक रूप में। इन बिंदुओं को आप अपनी कॉपी में नोट करें। अगला प्रकरण हम पढ़ते हैं पेशेवर प्रबंध की विशेषताएं। पेशेवर प्रबंध की विशेषताएं। प्रकृति में, प्रबंध की प्रकृति में हमने पढ़ा कि प्रबंध एक पेशा के रूप में है, तो पेशेवर प्रबंध में क्या क्या विशेषताएं होती है। पेशेवर व्यक्ति अपने कार्य के प्रति समर्पित होते हैं। पेशेवर व्यक्ति अपना जो कार्य करते हैं उसके प्रति पूरे तरह से मन लगाकर काम करते हैं, समर्पित होते हैं, सब कुछ कार्य में ही ध्यान देते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि पेशेवर व्यक्ति अपने कार्य के प्रति समर्पित होते हैं। चिकित्सक भी अपने कार्य के प्रति समर्पित है, अध्यापक भी अपने कार्य के प्रति समर्पित है, अभियंता इंजीनियर भी अपने कार्य के प्रति समर्पित होते हैं। पेशेवर व्यक्ति अपने कार्य के प्रति समर्पित है, वो सभी कार्य करते समय वो पूर्ण रूप से मन लगाकर काम करते हैं कि भाई मेरे को ये काम करना है। समर्पण का भाव है इनमें, समय नहीं देखते। ये आपने देखा होगा, चिकित्सक जब रोगी को देखता है तो समय का ध्यान वो नहीं रखता, क्योंकि वो अपने कार्य के प्रति समर्पित है। पेशेवर संस्था से जुड़ाव, ये पेशेवर व्यक्ति अपनी अपनी संस्था से जुड़े रहते हैं। इन संस्थाओं में इनका पंजीकरण होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। एक चिकित्सक इंडियन बोर्ड ऑफ मेडिसिन से पंजीकृत होते हैं, एक चार्टेड अकाउंटेंट भारतीय चार्टेड अकाउंटेंट एसोसिएशन के द्वारा पंजीकृत होते हैं। ये अपने संस्था से जुड़े रहते हैं, संस्था से ये अनुमति लेकर काम करते हैं। वकील बार काउंसिल से पंजीकृत होते हैं, बार काउंसिल से वो अनुमति लेते हैं, वो अपने पेशेवर संस्था से इनका जुड़ाव रहता है। सभी अलग अलग पेशेवर व्यक्ति अपनी अपनी संस्था से जुड़े रहते हैं और पंजीकृत होते हैं, ये सभी व्यक्ति अपनी अपनी संस्था से जुड़े रहते हैं। रजिस्ट्रेशन इनका संस्था से होता है, रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र मिलता है, उसके बाद में ये अपना कार्य करते हैं।
पेशेवर व्यक्तियों की एक बड़ी विशेषता होती है परिवर्तन हेतु तैयार रहना। समय परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन करना पड़ता है, परिवर्तन के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं, परिवर्तन का विरोध नहीं करते। कर्मचारी को पहले परिवर्तन के बारे में जानकारी दी जाती है, प्रबंधकों को जानकारी दी जाती है, इसलिए वो परिवर्तन के लिए तैयार रहते हैं। एकदम परिवर्तन नहीं किया जाता, परिवर्तन को धीरे धीरे लागू करते हैं। एकदम परिवर्तन से कर्मचारी नाराज हो जाते हैं, कर्मचारी विद्रोह कर सकते हैं, इसलिए परिवर्तन के लिए पेशेवर व्यक्ति तो तैयार रहते हैं, लेकिन अन्य कर्मचारियों को परिवर्तन के लिए उनको डालना पड़ता है। आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करना। पेशेवर व्यक्ति हमेशा कुछ न कुछ नया करते रहते हैं, नव परिवर्तन करते रहते हैं, नया विचार इनके मन में आता रहता है, इसलिए ये हमेशा नई नई तकनीकों की खोज करते रहते हैं, नई नई तकनीकों का आविष्कार करते रहते हैं, इसलिए ये हमेशा आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करते हैं। ये तकनीकें समय परिस्थितियों के अनुसार आधुनिक तकनीकें आवश्यक है, समय के अनुसार आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करना भी जरूरी है। हम पढ़ रहे हैं पेशेवर प्रबंध की विशेषताएं। क्या पढ़ रहे हैं? पेशेवर प्रबंध की विशेषताएं। हमने पढ़े हैं पेशेवर व्यक्ति अपने कार्य के प्रति समर्पित होते हैं, पेशेवर संस्था से जुड़ा रहता है इनका, ये पंजीकृत होते हैं, परिवर्तन के लिए तैयार रहते हैं, आधुनिक तकनीकों का प्रयोग होता है। अनुकूलतम निर्णय में कर्मचारियों के पक्ष को शामिल करना। अनुकूलतम निर्णय वह होता है जिसमें कर्मचारियों के पक्ष को ध्यान में रखा जाता है, कर्मचारियों की बातों को शामिल किया जाता है। अनुकूल निर्णय में कर्मचारियों के पक्ष को शामिल करते हैं। कर्मचारी निर्णय के लिए अपनी राय देते हैं और वो राय प्रबंधक उसमें से कुछ महत्वपूर्ण बातों को निर्णय में शामिल करते हैं, वो अनुकूलतम निर्णय होता है। तो बच्चों, हमने पढ़े हैं पेशेवर प्रबंध की विशेषताएं। इन सभी बिंदुओं को, इन सभी नोट्स को अपनी नोटबुक में लिखना। धन्यवाद। आप बच्चों सभी स्वस्थ रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन्यवाद।